हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन.एस. जैन चैनल। और हम लोग आज एक इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, और जिसका कि नाम है स्पर्धा। राइट, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन। ऑलराइट, और कंपटीशन जो है वो एक्चुअली क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, अपने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे बेटा। आपने प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के, जिसमें कि मैं आपको प्रिडेशन और दूसरा जो है वो पैरासिटिज्म, परभक्षिता और परजीविता में आपको पढ़ा चुका हूँ। और आज एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, समष्टि अंतरक्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है कंपटीशन या स्पर्धा। राइट, लेकिन उससे पहले आपको एक बता दूँ कि 12 तारीख से हमारा एक पूरा फुली डेडिकेटेड 11th प्लस नीट का एक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बैच चालू हो रहा है, जिसमें कि आपको शेड्यूल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आप लोगों को। और पूरा बहुत सिस्टम से चलेगा पूरा बैच, जिसमें कि हम लोग हमारे ऐप के ऊपर, जिसका कि नाम है सुपर गुरु, उसके ऊपर वो वीडियोस अवेलेबल होंगे। आपको सुपर गुरु को डाउनलोड करना होगा। हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रेगुलर डीपीपीज जो होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो आपको अवेलेबल होंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको अवेलेबल होंगे। वो रिकॉर्डेड वीडियोस बेटा कम से कम भी उनकी संख्या 250 to 300 के करीब होगी। और उसमें हम लोग पूरा 11th क्लास कंप्लीट करवाएंगे। 11th क्लास के लिए डेडिकेटेड बैच 11th प्लस नीट का बैच है, वो हम लोग 12 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस बैच का नाम है जोश बैच। तो आप लोग इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वीडियो के नीचे आपको नंबर चल रहा है, उसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी कॉल करें और इस बैच के बारे में जानकारी लें। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। दैट इज़ द स्पर्धा, जिसको कि हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। राइट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ही है एक प्रकार का। और स्पर्धा के अंदर होता क्या है समझने की कोशिश करें। जब डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था, आर यू गेटिंग, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसने ये एक स्टेटमेंट दिया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व के लिए संघर्ष। ये तो सब जानते हो, डार्विन का सिद्धांत तो सभी लोग जानते हो। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब डार्विन ने ये स्टेटमेंट दिया, तो डार्विन वाज कन्विंस्ड that interspecific competition is a potent force for organic evolution। क्या कहा बेटा? जब उसने डार्विन ने ये स्टेटमेंट दिया तो डार्विन इस बात से काफ़ी आश्वस्त था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि विकास के लिए अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली कारक है, एक शक्तिशाली कारक है। समझ में आ रहा है?
डार्विन ने क्या कहा कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एक शक्तिशाली कारक है किसके लिए, दैट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली कारक है। ठीक है, तो याद रखना कंपटीशन आमतौर के ऊपर किस में देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि कंपटीशन सीमित संसाधनों के लिए, क्या कहा मैंने बेटा, सीमित संसाधनों मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जिनको कि कहते हैं। कंपटीशन सीमित संसाधनों के लिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। क्या कहा मैंने बेटा, कंपटीशन जो होता है वो सीमित संसाधनों के लिए, आमतौर के ऊपर अपवादों की बात नहीं चल रही है, कंपटीशन जो है वो सीमित संसाधनों के लिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है। ये तो जानते हो। क्या कहा मैंने, कंपटीशन जो होता है वो सीमित संसाधनों के लिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, लेकिन यह हरदम सही नहीं है। लेकिन यह कहना हरदम सही नहीं है, ये कह देना बेटा हरदम सही नहीं होगा कि कंपटीशन, क्या कहा मैंने, कंपटीशन सीमित संसाधनों के लिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, लेकिन ये हरदम सही नहीं है। अभी हम लोग एक प्रूव भी करके बताएंगे। एक साउथ अमेरिका के अंदर एक लेक, शैलो लेक है बेटा, साउथ अमेरिका के अंदर। क्या कहा मैंने बेटा, साउथ अमेरिका के अंदर शैलो लेक्स का मतलब समझते हो, कम गहरी जो झीलें हैं उनके अंदर मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कि जो कंपटीशन होता है वो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कभी कभी स्पर्धा अनरिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड जातियों के बीच में भी होती है। क्या कहा मैंने बेटा, कभी कभी स्पर्धा यानी कि कंपटीशन अनरिलेटेड जातियों के बीच में भी होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच में भी कंपटीशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक साउथ अमेरिकन शैलो लेक का एग्जांपल दे रहा हूँ। शैलो लेक मतलब कि शैलो मतलब समझते हो कम गहरी झील का एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। इस साउथ अमेरिका के अंदर जो शैलो लेक है, कम गहरी झील है, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किसका, एक विजिटिंग आगुंतक फ्लेमिंगोज का एग्जांपल दे रहा हूँ। आगुंतक समझते हो ना, विजिटर। मैं एक फ्लेमिंगो का एग्जांपल ले रहा हूँ, बर्ड का। आगुंतक फ्लेमिंगोज व झील में पाई जाने वाली फिशेस उस लेक में उपस्थित जू प्लैंकटन राइट, उस लेक में उपस्थित जू प्लैंकटन समझते हो ना, जंतु प्लवक। क्या कहा है मैंने, झील में पाए जाने वाली फिशेस और आगुंतक फ्लेमिंगोज उस लेक में उपस्थित जू प्लैंकटन पर फीड करती है। मतलब आप समझो कि यहां पर दोनों अलग अलग है। कहां तो ये बाहर से आने वाली फ्लेमिंगो और कहां उस झील के अंदर पाए जाने वाली फिश। एक है बर्ड, एक है फिश, दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड है, लेकिन दोनों किस पर आश्रित है, दोनों किस पर फीड करती है, उस लेक में उपस्थित प्लैंकटन के ऊपर क्या करती है, फीड करती है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि कंपटीशन जो होता है बेटा वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही नहीं होगा, कभी कभी कंपटीशन जो होता है वो क्लोजली अनरिलेटेड और जो जातियां हैं उनके बीच में भी होता है। जैसे यहाँ पर कंपटीशन किसके बीच में होगा, फ्लेमिंगो व फिश के बीच। जूप्लैंक्टोन्स को खाने के लिए क्या होगा, खाने के लिए संघर्ष होगा, मतलब खाने के लिए स्पर्धा होगी, दोनों के बीच में क्या होगी, स्पर्धा होगी। क्लियर? तो बताओ अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है ना बेटा। चलो अब दूसरी एक और खास बात करते हैं, हस्तक्षेप स्पर्धा। हस्तक्षेप स्पर्धा का मतलब क्या होता है, दैट इज इंटरफियरिंग या इंटरफियरेंस कंपटीशन, राइट। हस्तक्षेप का मतलब समझते हो ना, किसी के बीच में इंटरफेयर करना, राइट। मतलब ये हस्तक्षेप स्पर्धा क्या होता है कि एक स्पीशीज जो होता है वो दूसरी स्पीशीज के बीच में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, हस्तक्षेप करता है। हाउ यू गेटिंग? जिसकी वजह से जो लेस डोमिनेंट स्पीशीज होगी वह क्या करेगी, वह एनवायरनमेंट से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जैसे कि हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या होता है कि जो एक आक्रामक जाति दूसरी कम आक्रामक या इंफीरियर प्रजाति को विलुप्त या एलिमिनेट कर देगी। क्या कहा मैं बेटा, एक आक्रामक जाति दूसरी कम आक्रामक या इंफीरियर जाति को क्या कर देगी, विलुप्त कर देगी, या उस पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र से उसको क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। मतलब एक जाति जो है वो दूसरी जाति के बीच में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, प्रूव भी करेंगे। क्या कहा मैंने बेटा, एक जाति क्या कर रही है, दूसरी जाति के बीच में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है, देखो प्रूव करते हैं। हस्तक्षेप कैसे करते हैं, हस्तक्षेप करने के लिए यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, और वो है, मैं किसको समझा रहा हूं, हस्तक्षेप स्पर्धा को समझा रहा हूं, यानी कि इंटरफियरेंस कंपटीशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर इंटरफियरेंस कंपटीशन, इस हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा में हम एग्जाम्पल लेते हैं गैलापेगोस द्वीप समूह का एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। किसका लेते हैं, गैलापेगोस द्वीप समूह का एग्जाम्पल लेते हैं। इस गैलापेगोस द्वीप समूह के ऊपर, राइट, एक टॉर्टोइज की प्रजाति पाई जाती थी, एबिंगडोन टॉर्टोइज। एक कछुए की प्रजाति पाई जाती थी बेटा, जिसका की नाम था एबिंगडोन टॉर्टोइज। ठीक है, गैलापेगोस द्वीप समूह पर एबिंगडोन टॉर्टोइज बहुत मात्रा में क्या होते थे, पाए जाते थे, मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन जब इस द्वीप समूहों पर बकरियों यानी कि गोट्स का आगमन हुआ तो कछुए की यह प्रजाति मात्र 10 साल में इस
द्वीप समूहों से विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट या एलिमिनेट हो गई। समझ में आ रहा है? गैलापागोस द्वीप समूह में एबिंगडोन टॉर्टोइज यानी कि कछुए बहुत मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन जब इस द्वीप समूह पर बकरियों का आगमन हुआ तो कछुए की यह प्रजाति मात्र 10 साल में इस द्वीप समूह से क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई, विलुप्त हो गई। कारण क्या था? तो कारण क्या है उसका? तो बकरियों के चरने की क्षमता, बकरियों के चरने की क्षमता कछुए से कहीं ज़्यादा थी। बकरियों के चरने की क्षमता कछुए से क्या थी? कहीं ज़्यादा थी। बकरियों के चरने की क्षमता कछुए से कहीं ज़्यादा थी, इसलिए कछुआ बकरियों के कारण विलुप्त हो गया। आर यू गेटिंग? बकरियों के चढ़ने की क्षमता कछुए से कहीं क्या थी? ज़्यादा थी। तो जितना भी कछुआ कहाँ पर मिलता है? ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता था? चढ़ने की क्षमता कछुए से कहीं ज़्यादा थी। तो आप जानते हो ब्राउसिंग कैपेसिटी जो होती है वो बकरियों की बहुत ज़्यादा होती है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि बकरी जब घास खाने लगती है तो लगातार घास खाती रहती है और आपने देखा होगा मुंह तक नहीं उठाती है। ये कहावत है कि बकरी जब एक बार चढ़ना शुरू करती है तो मुंह तक नहीं उठाती है। तो सारा का सारा जो वेजिटेशन है, राइट, वो कौन चढ़ लेती थी? डेट इज़ बकरियां चढ़ लेती थी। तो कछुए को वहाँ पर क्या नहीं हो पाया? फूड अवेलेबल नहीं हो पाया और उन बकरियों के कारण वो कुछ ही समय के अंदर क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है? हस्तक्षेप स्पर्धा है, इंटरफियरेंस कंपटीशन है। आर यू गेटिंग? मतलब इस इंटरफियरेंस कंपटीशन के कारण, मतलब बताओ यहाँ पर इंटरफियरेंस करने वाली जाति कौन थी? राइट, तो बकरियां हस्तक्षेप, बकरियां क्या करती है? हस्तक्षेप कर रही है इस एग्जाम्पल के अंदर, है ना। इंटरफियरेंस, राइट, बकरियां जो है वो यहां पर क्या कर रही है बेटा? हस्तक्षेप कर रही है, इंटरफियरेंस शो कर रही है। क्लियर? तो उस कारण से एबिंगडोन टॉर्टोइज उस स्थान से क्या हो गया? विलुप्त हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम बात करेंगे। जब स्पर्धा की बात चल रही है तो हम क्या बात कर रहे हैं कि गॉस, वैज्ञानिक का नाम है गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि गॉस का स्पर्धा अपवर्जन सिद्धांत, राइट। गॉस का स्पर्धन अपवर्जन सिद्धांत ये क्या कहता है? गॉस का कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन सीमित होते हैं। जब संसाधन सीमित होते हैं, मतलब व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब संसाधन सीमित होते हैं तब स्पर्धी रूप से सुपीरियर जाति
स्पर्धी रूप से सुपीरियर जाति इंफीरियर जाति को एलिमिनेट कर देती है। गॉस क्या कहता है बेटा? कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब कि जब संसाधन सीमित होते हैं तब स्पर्धी रूप से सुपीरियर जो स्पीशीज होती है वह कम स्पर्धी प्रजाति को यानी कि इंफीरियर स्पीशीज को या जाति को एलिमिनेट कर देती है। लेकिन एक नोट डाल देते हैं, गॉस का यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब संसाधन क्या हो? जब संसाधन सीमित हो। When resources are limited, then only the exclusion principle of Gauss will be applied, वरना लागू नहीं होगा। गॉस का यह सिद्धांत तभी लागू होता है बेटा जब संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। ठीक है, चलो कंपटीशन को थोड़ा सा और आगे बढ़कर पढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, और उसका नाम है कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्पर्धी मोचन। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? कभी कभी किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, कभी कभी किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सुपीरियर स्पीशीज के कारण दूसरी स्पीशीज की संख्या क्या रहती है? कम रहती है। लेकिन यदि उस एरिया से कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज को हटा दिया जाए तो जो लेस सुपीरियर स्पीशीज है उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। क्या कहा है मैंने बेटा कि कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में सुपीरियर जाति की उपस्थिति के कारण दूसरी स्पीशीज यानी कि जाति के सदस्यों की संख्या सीमित रहती है। क्या कहा मैंने बेटा? सीमित रहती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में सुपीरियर जाति की उपस्थिति के कारण दूसरी स्पीशीज के सदस्यों की संख्या सीमित रहती है। लेकिन खास बात नोटिस करने की क्या है? ये कंपटीशन रिलीज क्या है? लेकिन यदि स्पर्धी रूप से अधिक सुपीरियर यानी कि शक्तिशाली, लेकिन यदि स्पर्धी रूप से अधिक सुपीरियर जाति को उस क्षेत्र से हटा दिया जाए तो कम शक्तिशाली यानी कि इंफीरियर जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसे ही क्या कह देते हैं? इसे स्पर्धी मोचन कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? क्या कहा मैंने? किसी भौगोलिक क्षेत्र में सुपीरियर जाति की उपस्थिति के कारण दूसरी जाति के सदस्यों की संख्या सीमित रहती, कम रहती है। लेकिन यदि स्पर्धी रूप से अधिक शक्तिशाली जाति को उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से हटा दिया जाए तो जो दूसरी लेस डोमिनेट यानी कि
जो कम शक्तिशाली या इंफीरियर जाति के सदस्यों की संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं स्पर्धी मोचन। मतलब अधिक स्पर्धी प्रजाति को आपने हटा दिया तो कम स्पर्धी प्रजाति जो है उसके सदस्यों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी कॉम्पिटिटिव रिलीज को ही समझाने के लिए, हम क्या करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो कॉनल का एक्सपेरिमेंट है ना। किसका एक्सपेरिमेंट है बेटा? कॉनल्स का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कनल करके एक वैज्ञानिक था, उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, कनल्स एक्सपेरिमेंट, राइट। उसने ये एग्जाम्पल कहां से दिया था? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, है ना। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एक समुद्र का किनारा है, राइट। रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वहां से ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इस रॉकी सी कोस्ट के अंदर बेटा एक डोमिनेंट बैरनिकल पाया जाता है। डोमिनेंट, है ना, एक डोमिनेंट यानी कि अधिक शक्तिशाली है। ये एक अधिक शक्तिशाली बैरनिकल की प्रजाति वहां पर पाई जाती है और उसका नाम क्या है कि बेलेनस। वहां पर बेलेनस पाया जाता है। और एक कम शक्तिशाली जाति होती है जिसका कि नाम है डेट इज कम शक्तिशाली या इंफीरियर, है ना, कम स्पर्धी। आप ये भी कह सकते हो एक कम स्पर्धी प्रजाति पाई जाती है और बैरनिकल की, और उसका नाम क्या है बेटा? डेट इज कैथेमेलस, ठीक है। ये कैथेमेलस है। तो बताओ जल्दी से, संख्या ज़्यादा किसकी? ये शक्तिशाली है ना, तो इसकी क्या है, संख्या क्या है, ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। और इसकी संख्या क्या है, कम है। इसकी संख्या को कम कौन रख रहा है? ये बैलेनस, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव रिलीज पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो कॉम्पिटिटिव रिलीज पढ़ा रहा हूं, तो कॉम्पिटिटिव रिलीज में तो क्या होता है बेटा, हम स्पर्धी मोचन कर रहे हैं ना, मतलब हम अधिक स्पर्धी प्रजाति को हटा देंगे। तो कॉनल ने क्या किया? अधिक स्पर्धी जाति बेलेनस को इस क्षेत्र से हटा दिया। मतलब इस क्षेत्र से, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक क्षेत्र विशेष निर्धारित किया था, तो बेलेनस को इस क्षेत्र से हटा दिया। तो यह पाया कि यहाँ पर कैथमेलस बैरनिकल की संख्या बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, संख्या बढ़ गई है। पहले संख्या क्या थी बेटा? कम थी। अच्छा, बैरनिकल क्या होते हैं? ये बिल्कुल ये आर्थ्रोपोड जैसे होते हैं ना, आर्थ्रोपोड्स, है ना। और ये डोमिनेंट बैरनिकल जिसका कि नाम क्या था? बेलेनस, उनकी संख्या क्या थी? ज़्यादा थी वहाँ पर। और इन्फीरियर कम स्पर्धी प्रजाति कौन थी? एक बैरनिकल की जिसका नाम था कैथेमेलस। पहले उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बेलेनस की संख्या ज़्यादा थी और कैथेमेलस की संख्या क्या थी? कम थी। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर थी, तो राइट, वहाँ पर इसकी संख्या ज़्यादा और इसकी संख्या कम थी। लेकिन जब स्पर्धी जाति को हटा दिया गया, बेलेनस को वहाँ से हटा दिया गया, तो ड्रामेटिकली ये देखा गया कि कैथमेलस नाम के जो बैरनिकल थे, है ना, और उनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ये बैरनिकल वगैरह जो होते हैं ना, वो बेटा क्रैब, केकड़े और लॉबस्टर्स वगैरह होते हैं, लगभग वैसे ही होते हैं, है ना, केकड़े और लॉबस्टर्स जैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस कॉनल के प्रयोग के द्वारा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी कि स्पर्धी मोचन, वो आपको समझ में आ गया होगा। आर यू गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जब बात स्पर्धा की ही चल रही है तो हमको वो भी आना चाहिए, एंड दैट इज़ नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग।
है ना। क्या की बात मैंने बेटा, रिसोर्स पार्टीशनिंग की बात की। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशन, रिसोर्स पार्टीशन, आर यू गेटिंग? रिसोर्स पार्टीशन का मतलब समझते हो कि जो संसाधन है, आर यू गेटिंग, उसको क्या कर देना, मतलब उसका पार्टीशन कर देना। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग ये क्या चीज़ है? संसाधन। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन, है ना। तो कई जातियों ने संघर्ष की जगह पर, स्पर्धा की जगह पर किसको अपनाया? रिसोर्स पार्टीशनिंग को अपनाया, मतलब संसाधन विभाजन को उन्होंने अपनाया, है ना। तो कई जातियों ने आपस में स्पर्धा के स्थान पर संसाधन विभाजन को अपनाया। राइट, कई जातियों ने आपस में स्पर्धा के स्थान पर संसाधन विभाजन को अपनाया। जैसे पेड़ पर रह रही वार्बलर्स क्या कहते हो? वार्बलर को हिंदी में क्या कहते हो? वो उसको ये गांवों के अंदर इसको फुदकी के नाम से जाना जाता है, पेड़ पर पाई जाती है। तो पेड़ पर रह रही वार्बलर्स की 5 प्रजातियां संसाधन विभाजन यानी कि रिसोर्स पार्टीशन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करती है। क्या कहा मैंने बेटा? कई जातियों ने आपस में स्पर्धा के स्थान पर संसाधन विभाजन को अपनाया। जैसे पेड़ पर रह रही जो फुदकी होती है, वार्बलर्स की छोटी छोटी वार्बलर्स की 5 प्रजातियां संसाधन विभाजन का श्रेष्ठ उदाहरण पेश करती है। मतलब इन्होंने स्पर्धा को नहीं किया, है ना, स्पर्धा को नहीं, इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर स्पर्धा के स्थान पर संसाधन विभाजन को चुना। इन्होंने अपने खाने के पैटर्न में व्यवहारिक परिवर्तन, इन्होंने अपने खाने के पैटर्न में व्यवहारिक परिवर्तन किया। राइट, इन्होंने क्या किया भाई? व्यवहारिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक प्रजाति देखिए, वहाँ पर रिसोर्स तो सीमित है, संसाधन तो सीमित है, और एक ही पेड़ के ऊपर वार्बलर की कितनी प्रजाति रह रही है बेटा? 5 प्रजाति रह रही है। तो इन्होंने क्या किया? अपने अंदर व्यवहारिक परिवर्तन कर लिए। अपने अंदर जो ये खाने की जो पैटर्न है ना, मतलब फॉरेजिंग, इसको बोलते हैं फॉरेजिंग पैटर्न। जो खाने का जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न को क्या कर लिया? बदल दिया। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वृक्ष है, और मैं इस वृक्ष के अलग अलग हिस्से बांट दूं। आर यू गेटिंग? 1 2 3 4 और 5 ऐसे हिस्सों में बांट दिया। तो इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने अपने अंदर व्यवहारिक परिवर्तन कर लिया, इन वार्बलर्स ने। ठीक है, कि भाई एक जाति किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर, यानी कि पेड़ के एक क्षेत्र विशेष के ऊपर फीड कर रही है या फॉरेजिंग कर रही है, तो फिर दूसरी जाति वहां पर फीड नहीं करेगी। इन्होंने क्या किया बेटा? इस रिसोर्स पार्टीशनिंग का सबसे बढ़िया जो मैं एग्जांपल लेता हूं, इन्होंने तय किया कि मिल बैठकर खा लेते हैं। इन्होंने क्या तय किया? मिल बैठकर
खा लेते हैं। ये समझाने के लिए है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि मिल बैठकर खा लेते हैं। आर यू गेटिंग? मिल बैठकर खाने का मतलब ये है कि भाई स्पर्धा क्यों करें, एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचाए। मालूम है कि एक ही स्थान के ऊपर रहना है तो स्पर्धा क्यों करें, कंपटीशन क्यों करें, एक दूसरे को क्यों मारें। उन्होंने क्या किया कि जितना भी संसाधन था उस पेड़ पर, तो इन्होंने अपने व्यवहार के अंदर ही परिवर्तन कर लिया कि भाई एक प्रजाति जब फीड कर रही है, एक प्रजाति किसी जगह पर फीड कर रही है, तो दूसरी प्रजाति फिर या तो उस जगह पर फीड नहीं करेगी, राइट, या फीड करेगी भी तो कब करेगी, जब वो एक जाति उस वक्त फीड नहीं कर रही है। तो पांचों जातियों ने कुछ ऐसा वहां पर एग्जाम्पल प्रोड्यूस किया जिसका कि नाम है संसाधन विभाजन का, कि भाई जितना भी संसाधन है उसको विभाजित कर लिया उन्होंने विभाजित कर लिया कि भाई इस पेड़ के ऊपर इतना संसाधन है तो एक प्रजाति इसको खाएगी, एक प्रजाति इसको, एक प्रजाति इसको, एक प्रजाति इसको, एक प्रजाति इसको। आर यू गेटिंग? इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्स पार्टीशनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बताओ कंपटीशन को अवॉइड किया कि नहीं किया? तो ये जो आज की क्लास में जो हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ रहे थे बेटा, इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आपने क्या सीखा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर ये हमने सीखा कि भाई एक स्पीशीज जो डोमिनेंट स्पीशीज होती है वो इंफीरियर स्पीशीज को क्या कर देती है? एलिमिनेट कर देती है, राइट। आमतौर के ऊपर कंपटीशन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर सीमित संसाधनों के लिए होता है, लेकिन ये हरदम सही नहीं है। कभी कभी बिल्कुल असमान प्रजातियों के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी इस कंपटीशन वाले सेक्शन के अंदर पढ़ी उसको आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ना। जैसे कि मैंने आज की क्लास में इस आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, मैंने इंटरफियरेंस कंपटीशन की बात की थी। इंटरफियरेंस कंपटीशन ये जरूर याद रखिए, जिसको कि बोलते हैं हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा, राइट। हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा, एक तो ये ध्यान रखना पहला नंबर। दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, डेट इज मैंने कहा था कंपटीशन रिलीज, है ना, या कॉम्पिटिटिव रिलीज, स्पर्धी मोचन, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज गॉज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि गॉज का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत, गॉस का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत। चौथा रिसोर्स पार्टीशनिंग या रिसोर्स पार्टीशन, यानी कि संसाधन विभाजन, राइट। ये सब चीज़ें बेटा आपको जो चार चीज़ें मैंने पढ़ाई, हस्तक्षेप प्रतिस्पर्धा, स्पर्धी मोचन, गॉस का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत और संसाधन विभाजन, ये सब एग्जाम्पल के साथ में विथ एग्जाम्पल आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। और ये एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दे भी रखे हैं, हमेशा आपको याद रहने चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ लिया है, राइट, जिसका कि नाम था स्पर्धा कंपटीशन। पहले हमने पैरासिटिज्म और दूसरा कौन सा था, प्रेडेशन, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिए, उनको भी जाकर और मेरे चैनल के ऊपर आपको देखना है, राइट। अभी एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जो मैं अगले वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा, जिसका कि नाम है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।